अगले कुछ घंटों में करण ने अपने नए मालिक से कई व्यक्तियों के बारे में बात की जिन्हें पर वह परीक्षण के दौरान अपना सकता था। करण द्वारा अपने भविष्य की संभावनाओं के लिए लड़ने से पहले ये आखिरी घंटे थे। इनाम जितना बेहतर होगा उतना ही अधिक संभावना होगी। करण को कुछ ऐसा मिलेगा जो भविष्य में उनकी मदद करेगा। दुनिया में कोई नहीं जानता था कि एक टू फास्ट एज योद्धा 5वें दायरे तक कैसे पहुंच सकता है और दायरे का दान बताने से कर्ण का पूरा जीवन भी खत्म हो सकता है। लेकिन दूसरा रास्ता भी था, परीक्षण। परीक्षण करने को योद्धा पर्वत की पिछली शक्ति से झांकने की अनुमति देगा। उस समय योद्धा भी जादूगरों के समान ही शक्तिशाली थे। उनके बीच अत्यंत शक्तिशाली लोग भी रहे होंगे। आखिरकार भगवान ने कहा था कि जादूगर स्मार्ट ही वह था जिससे अन्य मार्गों के नेताओं को मार डाला था। इसका मतलब यह था कि उनके अधीन जादूगर शायद अपने दम पर अपने इन नेताओं को खत्म करने में सक्षम नहीं थे। सबसे मजबूत योद्धाओं के पास सबसे मजबूत जादूगरों की शक्तियां होनी चाहिए। अभी कर्ण शायद कुछ ऐसा प्राप्त नहीं कर पाएगा जो उन्हें 5वें दायरे का रास्ता दिखाएगा, लेकिन टू फास्ट एज के परीक्षण में उन्हें वह अवसर मिलने की बहुत संभावना है। दिन ने अपने पहले परीक्षण के दौरान बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उनके कमजोर शरीर के कारण भविष्य के परीक्षण पहले परीक्षण की तरह लाभदायक नहीं रहे। पहले वाले में दिन में 10 अंक हासिल करने में सफल रहा। दूसरे में दिन 8 अंक हासिल करने में सफल रहा। तीसरे दायरे में के विरुद्ध 4 योद्धाओं के विरुद्ध और एक जादूगर के विरुद्ध। तीसरे और आखिरी में दिन ने 3 अंक हासिल करने में सफल रहे। जानवर से वृद्धि के एक योद्धा के विरुद्ध 2 जादूगरों के विरुद्ध 0। उसने जादूगरों से लड़ने का प्रयास भी नहीं किया था। वो फास्ट स्टेज पर पहुंचने के बाद दिन तीसरे परीक्षण से गुजर चुके थे। जिन लोगों ने ध्यान दिया उन्हें कुछ अजीब लगा। यह दिन एकमात्र टू फास्ट स्टेज योद्धा था जो परीक्षण अन्य टू फास्ट स्टेज योद्धाओं को कैसे दिखा सकता था। अतीत के योद्धा स्पष्ट रूप से वर्तमान में रहने वाले योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे, जिनका अर्थ यह होगा कि दिन एक मैच भी नहीं जीत पाएंगे तो उन्हें 2 मैच कैसे जीते। दिन ने देखा था कि परीक्षण में ऐसे योद्धाओं को दिखाया गया था जो टू फास्ट स्टेज की ओर दिन के बनाए मार्ग का पूरी तरह से पालन करते हैं। उनके कारण दिन ने सिद्धांत दिए कि ये भविष्य के योद्धा थे जो टू फास्ट स्टेज के तक पहुंचने के लिए उनकी पद्धति का उपयोग करेंगे। उनका शरीर दिन से अधिक शक्तिशाली नहीं थे, जिसका अर्थ था कि वे अतीत से नहीं आ रह सकते थे। दिन एक उत्कृष्ट योद्धा था, इसलिए इस तरह से उसने औसत टू फास्ट स्टेज योद्धा के खिलाफ जीत हासिल की। उसके किसी मुकाबले में जीत भी हासिल कर ली हो, लेकिन उन्हें जीत नहीं पता था कि मुकदमे के दौरान उनकी मौत नहीं हो सकती। इस वजह से उन्होंने तीसरे स्तर की कोशिश न करने का फैसला किया। एक टायर के दौरान 3 अंक प्राप्त करना दिन के मन में दयनीय था। उसके पास इसे सुधारने का कोई रास्ता नहीं था। उसका सत्य का पूछने तक का रास्ता खत्म हो चुका था। लेकिन जब उसने कर्ण को देखा तो उसे नई उम्मीद जगी। कर्ण की जो शक्ति उतनी ही अच्छी थी जितनी उस समय दिन की थी। जब जानवरों की बात आती है तो वह थोड़ा बेहतर भी हो सकता है। इसके अलावा कर्ण को कई जादूगरों के खिलाफ परीक्षण देने का अवसर मिला, जिससे उन्हें उनसे लड़ने का काफी अनुभव मिला। इसके अलावा कर्ण सफल ब्लड लाइन इंजेक्शन वाला पहला योद्धा था। इस सभी फायदों के साथ दिन के समान स्कोर तक पहुंचना निराशाजनक होगा। कर्ण बहुत आगे तक जाएगा। उसे इस बात का यकीन था। क्या तुम्हें सब कुछ याद किया है? दिन ने कहा। कर्ण ने सिर हिलाया। मैंने किया। दिन ने फिर सिर हिलाया। फिर आप शुरू कर सकते हैं। मैं आपके इनाम की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं करूँगा। कर्ण ने आंखों में आंखें भरते हुए कहा। मैं तुम्हें निराशा नहीं करूँगा। आपको कामयाबी मिलेगी। कर्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी दुनिया में चला गया। पहले की तरह उसे आने में लगभग 3 सेकंड लगे। कर्ण ने अपनी दुनिया में अंदर अपनी आंखें खोली। पहले की तरह उसे घास और खुले आसमान के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। कर्ण ने कुछ सेकंड के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। कर्ण की दुनिया बिल्कुल खामोश थी। मैं परीक्षण के लिए तैयार हूँ, कर्ण ने कहा। उसका दिमाग तैयार है। अचानक एक बैंगनी पहिया हवा में दिखाई दिया जो कई तोपों से फेंक रहा था। कर्ण ने एक पल के लिए चौंक गया क्योंकि उसे अचानक शोर की उम्मीद नहीं की। कर्ण पर फूलों की बारिश होने लगी और शिमर उसके बालों में फंस गए। कर्ण ने केवल गंभीर आंखों से उड़ते हुए पहियों को देखा। उसके शरीर से लाल और गुलाबी धाराएं लटक रही थी। पहिए के ऊपर एक विद्युत की एक अजीब कठपुतली थी। इसमें एक प्यारा सा हथौड़ा था और उसके नीचे एक घंटी थी। कर्ण को कुछ कैसीनो की याद आ गई।
ऐसा कुछ वहाँ फिट होगा। सर एक कमजोर फार्मिंग सामान्यचरण जानवर। कर्ण ने एक महिला की नकली आवाज सुनी जिससे उसे कसिनो की ओर भी अधिक याद दिला दी। कर्ण की अभिव्यक्ति गंभीर रही जब उसने पहियों को देखा जो घूमने लगा था। कर्ण अभी चरम स्थिति में बने रहने की पूरी कोशिश कर रहा था क्योंकि उसका सामान्य एक बेतुके और अनुकूल सदस्य से था। कर्ण ने के लिए यह गंभीर स्थिति थी जो उसका भविष्य तय कर सकती, लेकिन जाहिर है भगवान के लिए यह मनोरंजन के अलावा कुछ नहीं था। अगर कर्ण की एक अगर टूट गई तो उसे कोई परवाह नहीं थी। वह अपना मनोरंजन करना चाहता था और उसे यह मिलेगा। कर्ण कल्पना कर सकता था कि भगवान अपने सिंहासन पर पीछे झुक रहे हैं। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतान मुस्कान थी। थोड़ी देर के बाद पहिया धीमा होने लगा और कर्ण उस छवियां देख सका। कर्ण दोबारा पहचाने गए कई जानवरों को पहिए से प्रदर्शन किया गया था, लेकिन बहुत ही कार्टूनी तरीके से। यह लगभग वैसा ही था जैसे वे सभी अनजान कंपनियों के सबक में तब्दील हो गए हो। पहिया और अधिक धीमा हो गया जब तक कि वह एक अंधेरी छाया पर रुकने के करीब नहीं पहुंचा गया तो अंगूठा दिखाई दिया था। लेकिन अचानक पहिया एक पल के लिए तेज हो गया और एक अलग तस्वीर पर रुक गया। जब कर्ण ने तस्वीर देखी तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। तुम्हें लगता है कि यह मजाकिया है? तस्वीर के नीचे आधे हिस्से में एक विशाल पंखदार भूरे रंग का गधा था और ऊपरी ओर हिस्से में लंबी चोंच वाला एक दूर का पक्षी दिखाई दे रहा था जो शर्मिंदगी से शर्मा रहा था। कर्ण उस जानवर को बहुत अच्छी तरह से जानता था। कर्ण का प्रतिनिधि उससे 100 मीटर दूर दिखाई दिया और उसने झुंझलाहट से उसकी ओर देखा। यह एक कचरा पक्षी था। कुछ ही देर बाद छोटे विद्युत ने यात्री एक रूप से बहुत कठोर और भद्दे तरीके से अपनी भुजाएं उठा ली और हथौड़े की मार घंटी पर पड़ी। उनके बाद पहिया एक कर्ण की दृष्टि से दूर हो गया, लेकिन इससे पहले कि इसे दोबारा देख पाता वह गायब हो गया। यह ऐसा था मानो पहिया बस स्क्रीन से बाहर आ गया हो। कर्ण ने कचरा पक्षी की ओर देखा जिसने घंटी बजने के बाद उसे देखा था और फिर वह पलटा और जोर जोर से चिल्लाते हुए भाग गया। कर्ण ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। जैसे ही कर्ण ने अपनी गति से आगे बढ़ा उसके नीचे की जमीन फट गई। कर्ण ने उसे और भी तेजी से आगे बढ़ने के लिए अपनी आग और बर्फ की आत्मीयता का उपयोग किया। उसकी गति पिछली बार कचरा पक्षी से लड़ने की तुलना में नहीं थी। उस समय कर्ण बिग सोल्जर स्टेज पर था। अब कर्ण प्रारंभिक सामान्य चरण में था। इससे भी अधिक वह प्रक्रिया से गुजर चुका था। कचरा पक्षी को धीमा करने के लिए यहाँ कोई पेड़ नहीं थे, फिर भी कर्ण उससे काफी तेज था। वो बस कुछ सेकंड के बाद कर्ण उस तक पहुंच गया। कचरा पक्षी ने अपने पैरों से कुछ गंदगी उठाई और उसे कर्ण पर फेंक दिया। कर्ण ने आसानी से गंदगी को किनारे कर दिया और अपना बायां हाथ पीछे की ओर कर दिया। टकराव। कर्ण ने एक के बाद एक बर्फ का आग का विस्फोट किया जिससे उसकी बाह नष्ट हो गई और उसकी गति चरम सीमा पर पहुंच गई। एक पल में कर्ण जानवर के ऊपर आ गया। कर्ण ने कचरा पक्षी के सिर पर लात मारी और उसके शरीर की नई शक्ति के साथ कचरा पक्षी जमीन से टकराया और टकराते हुए एक तरफ उड़ गया। कर्ण तुरंत कचरा पक्षी के ऊपर कूद गया और अपने हाथ से उसकी चोंच के चारों ओर रख दी। बेचारा पक्षी इधर उधर झटकता रहा और चिल्लाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह चिल्ला नहीं सका क्योंकि कर्ण ने उसकी चोंच बंद कर रखी थी। उसी समय कर्ण ने अपने डार्कनेस एब्जॉर्ब को सक्रिय कर दिया और कचरा पक्षी तेजी से बूढ़ा और कमजोर होने लगा। लगभग 5 सेकंड के बाद उसने हिलना बंद कर दिया। कर्ण का बायां हाथ जीवित ऊर्जा से लगभग फूटने वाला था, लेकिन यह लगभग ही था। कर्ण खड़ा हुआ और अपनी बाएं बाह की ओर देखे। इससे मुझे अपने लास्ट कॉम्बो का उपयोग करना चाहिए। उसी समय कर्ण ने कुछ गुलाबों को जमीन पर गिरते देखा और उसने जयकारा और तालियां सुनी। कर्ण को पता नहीं था कि ये आवाजें कहाँ से आ रही थी। कर्ण केवल कचरा पक्षी के पास खड़ा था क्योंकि लाश धीरे धीरे जमीन में धंस गई जब तक कि वह गायब नहीं हो गई। जैसे जैसे भीड़ जयकारा करती रही, कर्ण केवल संकुचित आंखों से आगे की ओर देखता रहा। वह इस घटना को हल्के में नहीं ले सकता था। उसे तो अच्छा परिणाम मिलना ही था। पहिया और अधिक स्टीमर जारी करने के बाद वापस लौट आया। सदर 2 औसत सामान्य चरण जानवर। आवाज ने कहा। पहिया फिर से तेजी से घूमने लगा और धीरे धीरे और देर के बाद पहिया फिर से एक धीमा हो गया और जल्द ही कर्ण ने अपने अगले प्रतिनिधि को देखा। छवि टक्सीडो और शीर्ष टोपी पहने एक कीड़े की थी। इस 5 विशाल और लंबे मेम्ब्रेनियस ने जो तस्वीरें में लंबी दाढ़ी की नकल करते थे,
कर्ण उस छवि को उस जानवर के सामने नहीं रख सका जिससे वह जानता था, लेकिन किसी कारण से छवि परिचित लग रही थी। लेकिन कर्ण को यकीन था कि उसे ऐसे जानवर के बारे में कभी नहीं सीखा था, तो यह उससे परिचित कैसे हो सकता है। एक क्षण बाद कर्ण का प्रतिनिधि सामने आया। जब कर्ण ने उसे देखा तो उसे अपनी भौहें ऊपर उठा ली। यह लगभग आधा मीटर ऊंचा पत्थर था जो बिल्कुल ओरटो जैसा दिखाई देता था। अब तक कर्ण ने जंगल में कुछ और ओरटो देखे थे। धातु टोन ऐसे धातु थे जो पर्याप्त मन जमा होने के बाद सत्ता से टूट जाते थे। उसे याद आया पहली बार उसने इसे देखा था। वास्तव में कर्ण ने पूछा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि भगवान ने क्या किया। विशुद्ध ने अपना हाथ उठाया और घंटी बजाई। पहले की तरह पहिया गायब हो गया। कर्ण ने केवल कुछ सेकंड के लिए अकेले पत्थर को देखा। एक स्पायरमायर, कर्ण ने कहा। मोनू ने कर्ण को यह कहकर धोखा दिया था कि उसके सामने ओर्टो स्पायरमायर नामक एक जानवर था। ये जानवर अस्तित्व में नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने ऐसा किया। ऐसा लग रहा था मानो भगवान ने कर्ण के लिए एक नया जानवर बनाया हो। कौन जानता था कि मोनू के मजाक के परिणाम स्वरूप एक नए जानवर का निर्माण होगा। कर्ण ने मन ही मन बुदबुदाया। कर्ण धीरे धीरे आगे बढ़ा और पत्थर से लगभग 5 मीटर दूर रुक गया। फिर उसने अपनी तलवार उठाई और पत्थर पर दे मारी। तलवार ने पत्थर को तब तक छेदा जब तक वह फंस नहीं गया। 5 विशाल विशाल मेम्ब्रियस तेजी से पत्थर के चारों ओर बंद हो गए, लेकिन स्पायरमायर को कुछ भी नहीं मिला। तलवार पहले से ही अपनी इच्छा से पत्थर छोड़ चुकी थी, तेजी से वापस कर्ण की ओर रेंग रही थी। किसी को यह नहीं भूलना चाहिए था कि यह सिर्फ तलवार नहीं बल्कि तलवार थी। जैसे ही कर्ण आगे बढ़ा, एक विशाल सिर जमीन पे से बाहर आया। तलवार ऊपर की ओर उछली और कर्ण ने उसे अपने दाहिने हाथ में पकड़ लिया। जैसे ही स्पायरमायर ने अपने सिर कर्ण की ओर घुमाया, कर्ण पहले से ही उसके नीचे आ गया चुका था। कर्ण ने अपना बायां हाथ अपनी तलवार पर रखा और एक क्षण बाद कर्ण का हाथ जमने लगा। फिर कर्ण ने अपनी सारी शक्ति को स्ट्राइक में बदल दिया। कर्ण की तलवार स्पायरमायर के क्रोध के मध्य में लगी। तलवार ने आग निकली और कर्ण की तलवार ने पूरे जानवर को भेद दिया। जब स्पायरमायर दर्द के कारण अपने शरीर को बेतहाशा इधर उधर हिला रहा था, तो उसके मेमस खतरनाक तरीके से आसपास में खरोचे गए। इसका शरीर इतना बड़ा हो गया था कि केवल एक ही टुकड़े से इसे अलग नहीं किया जा सकता था, लेकिन कर्ण ने मूल रूप से इसे 80% तक विभाजित कर दिया था। अपना प्लेस खोदने के बाद कर्ण के अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। खुद को अपनी प्रतिनिधि से दूर धकेलने के लिए आइस ब्लास्ट का इस्तेमाल किया। एक क्षण बाद विशाल मेम्बियस उस स्थान से होकर गुजरने जहां कर्ण अभी अभी गया था। स्पायरमायर के वक्त में खून बहने लगा क्योंकि वह तेजी से इधर उधर घूम रहा था। उसके अंगों को निचोड़ा जा रहा था और स्पायरमायर घबराहट में इधर उधर घूमने लगा। कर्ण ने केवल इसे दूर से देखा। उसकी बांध ने जीवन ऊर्जा खा ली थी और पहले की ही ठीक हो चुकी थी। स्पायरमायर ने अपने जबड़े से कर्ण की सामान्य दिशा में धमकी भरे पंजे मारे, लेकिन उससे हिलने की हिम्मत नहीं की। कर्ण ने केवल इंतजार किया। कर्ण को डराने धमकाने के कई सेकंड बाद स्पायरमायर ने दूसरी दिशा में जाने की कोशिश की। इसका मतलब था कि अपना शरीर घुमाना। कर्ण फिर से आगे बढ़ा और जब उसने स्पायरमायर की छाती पूंछ देखी तो उसे फिर से कूदने से पहले तुरंत उसे अलग कर दिया। स्पायरमायर फिर से कर्ण की ओर मुड़ा और उसने धमकी दी। इसने उस पर झपटने की कोशिश की, लेकिन घात लगाकर हमला करने वाले शिकारियों के रूप में यह सबसे तेज जानवर नहीं था। हाँ, उसके मेम्बियस बहुत तेज थे, लेकिन उसका शरीर नहीं। उसके बाद कर्ण ने दूर से स्पायरमायर का चक्कर लगाना शुरू कर दिया, जिससे उसे अपने शरीर को उसकी ओर मोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके बड़े कटे और उनकी पूंछ के टूटे से खून और अंग बह निकले। प्रत्येक हलचल ने उसकी मृत्यु को तेज कर दिया। आखिरकार स्पायरमायर ने कर्ण का पीछा करना बंद कर दिया और कर्ण ने फिर से हमला किया। स्पायरमायर के शरीर पर एक और गहरा घाव कर दिया। बाकी लड़ाई बहुत रोमांचक नहीं थी। अगले 10 मिनट में स्पायरमायर ने धीरे धीरे अपनी चोटों को कारण दम तोड़ दिया और कर्ण ने पूरी तरह से मरने से पहले अपने जीवन शक्ति को अवशोषित कर लिया और अपनी बाह को फिर से जीवन ऊर्जा से भर लिया। कर्ण धीरे धीरे खड़ा हुआ और अशेष जयकारा वापस लौट आया। कुछ सेकंड के बाद पहिया वापस आ गया। तीसरा दौर, शक्तिशाली सामान्य चरण का जानवर। पहिया फिर से घूमा। कर्ण ने पहले
पहेली की ओर सीधी आंखों से देखा। अब से लड़ाई थोड़ी और कठिन हो जाएगी। कुछ सेकंड बाद पहिया रुक गया। करण ने अगले प्रतिनिधि की छवि एक मुस्कुराते हुए नेवले की थी, जिसे सनसेट धूप का चश्मा और एक मोटा कोट पहना हुआ था। जब करण ने वह छवि देखी तो उसे भौं चढ़ा ली। यह जानवर परिचित नहीं लग रहा था। इसके अलावा इसने सन हैट और सर्दियों का मोटा कोट क्यों पहना हुआ था? एक छोटी सी रोशनी चमकी और करण ने अपने अगले प्रतिनिधि को देखा। यह लगभग 2 मीटर लंबा, नारंगी और नीले रंग का नेवला था। एक सामान्य चरण के जानवर के लिए यह छोटी तरफ अधिक था। पहले की तरह विशुद्ध ने हथौड़ा उठाया और घंटी बजाई। घंटी बजने के बाद नेवले ने कर्ण को देखा। एक क्षण बाद उसका चेहरा रोआ खड़ा हो गया। उसने हमला नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे नेवला कर्ण से लड़ना नहीं चाहता था। कर्ण चाहता था कि नेवले की क्षमताओं को देखने के लिए उससे पहले हमला करने के लिए दिया जाए, लेकिन जाहिर तौर पर अब यह काम नहीं करेगा। जो कर्ण आगे की ओर फट गया, उसके नीचे की जमीन फट गई। नेवला आक्रामक रूप से चिल्लाया और उसने अपना मुंह खोल दिया। कर्ण एक तरफ कूद गया। नेवले के मुंह से बर्फीली हवा का झोंका निकला। आई सेफनेटी, कर्ण ने सोचा, लेकिन फिर नेवले ने हवा की ठंडी धारा को छोड़ते हुए अपना सिर घुमाया। कर्ण ठंडी हवा से घिरा हुआ था और उसे लगा कि उसके कपड़े ठंडे से ढके हुए हैं। सौभाग्य से उसका शरीर अत्यधिक तापमान से प्रतिरोध था। आखिरकार वह लगातार अपने पूरे शरीर का तापमान बदल रहा था। कर्ण ने नेवले पर वार करना जारी रखा, जबकि वह उसे धड़ से ढकता रहा। उस क्षण कर्ण को पहिए पर छवि याद आई। यह चित्र में मोटे शीतकालीन कोट का प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो अगर उसने सन हैट और धूप का चश्मा भी पहना हुआ हो, यह समझ में आएगा। कर्ण ने सोचा, यह नेवला एक शक्तिशाली जानवर के रूप में गिना जाता है, जिसका अर्थ है कि इसमें एक दुर्लभ आकर्षण हो सकता है। तापमान समानता अनुसरण नहीं है। जैसे ही कर्ण को अपने प्रतिनिधि के संभावित अग्नि चाल का एहसास हुआ, उसने तुरंत फायरमैन को छोड़ना बंद कर दिया और अपनी गति बढ़ाने के लिए केवल आइसमैन को छोड़ा। कर्ण की गति थोड़ी तेज हो गई और नेवले की बर्फीली हवा का मुकाबला करते हुए उसका शरीर गर्म होने लगा। जब कर्ण ने नेवले के पास पहुंचा तो उसने अचानक अपनी बर्फीली सांस छोड़ना बंद कर दिया और छलांग लगा दी। फिर उसने फिर से अपना मुंह खोला और उसने जलती हुई गर्म हवा छोड़ी। कर्ण को ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी एक विशाल पहले से गर्म किया हुआ ओवन खोला हो। कर्ण को किसी भी तरह से चोट नहीं आई। कर्ण ने नेवले पर हमला जारी रखते हुए सोचा, यह उसी चीज का उपयोग करता है जो लगातार मेरे बाएं हाथ को नष्ट कर देती है। तीव्र ठंड के बाद तीव्र गर्मी। अगर मैंने अपने शरीर को गर्म करके इसके हमले पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दी तो शायद मेरे शरीर पर कई जगहों पर मेरी त्वचा फट गई होती। कर्ण को लगा कि उससे बहुत पसीना आ रहा है। ठंड के बिना भी गर्मी पहले से ही अपने आप में खतरनाक थी। कर्ण ने तुरंत फायर मन का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे उसका शरीर ठंडा हो गया। यह तापमान को संतुलित करने का एक काम था, लेकिन कर्ण ने पिछले वर्ष में उस मोर्चे पर पर्याप्त अनुपालन किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह शक्तिशाली जानवरों का है। इससे पहले की सीमा है और यह मूल रूप से हर दुश्मन के खिलाफ प्रभावी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन तेज है या धीमा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन के पास सख्त बाहरी परत है या नहीं। दुश्मन को लगेगा कि उसकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बिखर गई है। हल्के दुश्मनों को अपनी त्वचा फटती हुई महसूस होगी। कर्ण धीरे धीरे बढ़त हासिल कर रहा था, लेकिन नेवला भी धीमा नहीं था। उसके ऊपर यह बहुत तेज था। मुझे लगता है कि मैं एक बार के लिए भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैंने इसका पूरी तरह से मुकाबला किया है। भले ही कर्ण के पास अपनी तापमान क्षमता नहीं होती, फिर भी वह शायद जीत जाता। आखिरकार उसका प्रतिनिधि केवल आणविक समानाचरण का जानवर था। वह अब काफी कायल हो जाएगा, लेकिन उसका मन बिना किसी समस्या के चोटों को ख्याल रखेगा। आखिरकार कर्ण ने नेवले तक पहुंच गया और उसने उस पर हमला कर दिया। नेवले ने बहुमुश्किल स्लेज को किनारे किया, लेकिन कर्ण नौसिखिया नहीं था। वह अपने सारे चिप्स एक तरफ नहीं रखेगा। कर्ण ने तुरंत दूसरा हमला किया और नेवले की तरफ वार किया। उसके शरीर पर एक बड़ा घाव हो गया और वह फिर उछलकर दूर जा गिरा। कर्ण ने नेवले का पीछा करने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। इससे पहले कि वह संभल पाता, वह फिर से उसके पास पहुंच गया। इस बार नेवला बच नहीं सका और उसके दो टुकड़े हो गए।
अलग अलग तापमान की जंगली लहरें नेवले के शरीर से निकली, लेकिन फिर बिना किसी समझती हमले के लहरों ने एक दूसरे को रद्द कर दिया और तेज लेकिन संशोषण हवा में बदल गई। कर्ण ने नेवले की गर्दन पर अपना हाथ रखा और उसकी जीवन ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। कुछ सेकंड बाद वह मर चुका था। जयकारा लौट आया और लाश धीरे धीरे गायब हो गई। एक नई आवाज सुनते ही कर्ण ने पलट कर देखा। जमीन पर कर्ण ने एक और छोटा सा पत्थर देखा जिस पर नेवले की छवि थी। कर्ण ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और आगे बढ़ा और पत्थर को देखा। ज्वालामुख ज्वालामुख जलवायु नेवला, कर्ण ने पढ़ा। नेवले के बारे में कुछ जानकारियां पत्र पर थी और कर्ण ने उसे देखा। दिन ने कहा कि ट्रायल के बाद मुझे कुछ जानकारियों के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। मैं सोच रहा था कि मुझे कचरा पक्षी या स्पाइडर के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं मिली। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तकनीकी रूप से उन्हें पहले से ही जानता हूँ? कर्ण ने सोचा। अच्छी बात यह है कि क्लाइमेट आइस विवरण जोन में आती है, लेकिन इतने लंबे समय तक युद्ध में के मैदान में रहने के बाद वे भूमि में अनुकूल ढलने लगे। अफसोस की बात है कि इस पत्र के अनुसार वे जल्द ही विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि युद्ध का मैदान अब पूरी तरह से ठंडा है। केवल उनके पूर्वज आइसबीड विवरण ही बचे रह गए, जिन्हें पत्र के बिल्कुल नीचे भगवान का एक उदाहरण था। युद्ध में दो पक्षों के साथ खेलना सभी तक लाभदायक था जब तक युद्ध जारी रहता है, जब तक कि आपके पास बहुत अधिक शक्ति न हो। ठीक है, मुझे लगता है कि वह कुछ हद तक सही है, कर्ण ने सोचा। कर्ण ने देखा था कि उसने गलती से डिग्री का उपयोग करने का एक वाक्य बना दिया था, लेकिन उससे यह बहुत मजेदार नहीं लगा। कुछ सेकंड के बाद पहिया फिर से अपनी सामान्य धूमधाम के साथ वापस आ गया। सत्र 4 कमजोर प्रारंभिक सामान्य स्टेट जानवर, यदि वह जगह है जहाँ यह अच्छा होता है। कर्ण ने सोचा, प्रक्रिया के बिना यह सबसे मजबूत प्रतिनिधि होगा जिसके खिलाफ मैं लड़ सकता हूँ। कर्ण ने पहिए को घूमते देखा। जानवर और मेरे बीच का अंतर बहुत कम हो गया है। मुझे अपनी प्रगति देखने में प्रशंसा है।